एक्सेल में आपका स्वागत है। गाइस एसएससी में निकली जूनियर निकली बैंपर वैकेंसियां, ठीक है। इंडिविजुअली किस किस की निकली हुई है? सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर आप इन तीनों में से किसी ने भी आपने बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों को रहता है माइंड में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट को लेके कि डिप्लोमा डिग्री क्या क्या एलिजिबल है। कुछ पोस्ट में थोड़ा डिफरेंस है, वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पर दोनों ही एलिजिबल है। तो जिसने भी डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखा हो प्लीज वीडियो देखिए। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से लेकर 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आज से, और 18 अप्रैल तक चलेगा एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट करने की जो स्लिप करने की भी 18 तारीख है एप्लीकेशन करने की, और पेमेंट करने की 19 तारीख है। कोई भी करेक्शन करना हो तो 22 तारीख को पोर्टल खुलेगा और 23 तारीख के रात के 11 बजे तक चलेगा। पेपर वन जो प्रीलिम्स हो, पेपर वन आपका होगा वो 4 जून से लेकर 6 जून तक के बीच में होगा। पेपर टू के लिए अभी कुछ भी नोटिफाइड नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है टोल फ्री नंबर पे आप कॉल सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक चीज़ बता दूं, जितनी भी मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो वुमेन्स बैलेंस है, वुमेन कैंडिडेट का बैलेंस है, वो चीज़ हो सके, तो इसलिए वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज करने के लिए उनको फीस कम लेती है या फिर फीस नहीं लेती कई पोस्टों पे, ठीक है। बट कुछ जगह कुछ डिपार्टमेंट, क्योंकि ये पोस्ट डिपार्टमेंटल होती है। पहले एक चीज़ बता दूं, ये जो पोस्ट है कौन कौन सी ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन रजिस्टर्ड है और नॉन मिनिस्टर है। लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी की। पे मैट्रिक 7 है ना, 7 लाइक सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात कर रहे थे सबसे बड़ा इशू आपका एलिजिबिलिटी का, तो एलिजिबिलिटी का इशू आपका खत्म करते हैं। इसमें जैसे कि मल्टीपल डिपार्टमेंट वैकेंसी निकली है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा इसमें जो वैकेंसी निकली है बीआरओ में निकली है। तो इसमें दो तरीके की पोस्ट हैं, जेई सी एंड जेई ईएम, मतलब सिविल की और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। तो तीन तरीके इसमें जैसे क्या मांगा गया कि आपने डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर अथवा 3 साल का डिप्लोमा हो और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का, ठीक है। और एज आपकी कितनी है? 30, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी जेई एंड ईएमएम की, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री करना चाहिए। दूसरा, 3 साल का या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर का या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, ठीक है। तीनों चल जाएंगे, तो तीनों में से कोई से भी आपका किसी का भी डिप्लोमा चलेगा, और 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस। पहले ही मैं एक चीज़ बता दूँ, वर्क एक्सपीरियंस जैसे केवल बीआरओ की पोस्ट में, बाकी और किसी में वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बाकी अगर किसी में मांगा गया होगा तो मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। पहले बात करते हैं, देखो अब कौन कौन से बोर्ड में निकली हुई है। तो जैसे कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड में निकली है, जल शक्ति मंत्रालय में निकली हुई है। इसमें क्या 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 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी डिग्री से। देखो इसमें लिखा जरूर है, पर आपके पास अगर डिग्री है देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। तीसरा आपने क्या किया, सेंट्रल वाटर कमीशन में लिखा है, मैकेनिकल की और सिविल की निकली हुई है। इसमें जैसे कि लिखा है ना, डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा, ठीक है, सेम चीज़ है, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। एज भी 30 है। इसमें क्या लिखा है, डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा, ठीक। ऐसे ही सेंट्रल वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट है, सीपीडब्ल्यूडी में। इसमें इलेक्ट्रिकल की एंड सिविल की निकली है, डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल, ठीक है, सॉरी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है। और इसमें यहाँ पे ई में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल, और इसमें सिविल इंजीनियरिंग। इसमें आपकी जो इसमें इसमें जो आपकी एज है, वो आपकी एज है वो 30 है। तो इस 32 है, तो इस चीज़ का रीजन है केवल कुछ डिपार्टमेंट में ही 32 है, बाकी सब में 30 है। पिछले साल भी इसमें सीपीडब्ल्यूडी में 30 थी, पर इस साल 32 हो गई। अब सेंट्रल वाटर में एंड रिसर्च एसोसिएशन में क्या है, ई सी, है ना, इन दोनों में इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, और 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेवल डिफेंस डिफेंस में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, डिग्री डिग्री चाहिए, और डिग्री चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। इन दोनों में से आपके पास कुछ भी चलेगा, ठीक है। और का मतलब ये अथवा ये हो जाता है। और इलेक्ट्रिकल में भी सेम ही ऐसा ही है, या तो केवल डिग्री या फिर डिप्लोमा विद एक्सपीरियंस हो। एज आपकी 30 ही है इसमें, ठीक है। और जैसे कि इसमें ऐसे करके कितनी वैकेंसी निकली, फरक्का ब्रिज बैराज में निकली हुई है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज में निकली हुई है, और किसमें निकली हुई है, ये निकली हुई है नेशनल टेक एनटीआरओ में निकली हुई है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें किसकी निकली हुई है, इसमें केवल सिविल इंजीनियर की निकली हुई है ना। डिप्लोमा लिखा है पर मे भी डिग्री वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि देखो आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपमें उसमें दो ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इसके एप्लीकेशन की फॉर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने में, ठीक है। एज आपकी इसकी 30 ही है। कुछ पोस्टों में ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ही एलिजिबल है, तो प्लीज वो पोस्ट डिफरेंट देख लेना। देखो जो भी आपका पोस्ट है, स्पेसिफाइड पोस्ट कंसर्न, आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन पक्का होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, अगर किसी का भी जैसे फाइनल ईयर में है रिजल्ट, उसका 18 तारीख मतलब 18 अप्रैल को लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, अगर तब तक आ जाता है, पेमेंट की नहीं एप्लीकेशन की बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तब तक उसका रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि प्रोविजनल डिग्री निकल ही आती है, अगर वो निकल आती है तो वो एलिजिबल है फॉर्म भरने में, वरना वो नहीं है एलिजिबल, ठीक है। बाकी जैसे मार्कशीट वगैरह कुछ डिले हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो डीवी के टाइम तक तब तक निकलवा लेना, पर आपका प्रोविजनल डिग्री निकल आनी चाहिए, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री उसी का निकलता है जिसके चारों ईयर क्लियर हो चुके होते हैं, कोई बैग वगैरह नहीं होती। अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। देखो आपकी जो वैकेंसी है कुल 960 के आसपास वैकेंसी निकली है, 960 प्लस वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जैसे कि मैंने बात की थी बीआरओ में वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट। एक चीज़ देख लेना, जो बीआरओ में जो वैकेंसी है 438 वैकेंसी है, और इसमें केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं। और जैसे कि बीआरओ में ये जो ईएनएम की निकली हुई है, तो इसमें भी केवल मेल कैंडिडेट ही जा सकते हैं, और बाकी सभी डिपार्टमेंट में मेल फीमेल दोनों ही आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ डिपार्टमेंट की जैसे कि एमईएस की अभी जैसे कि वैकेंसी इन्होंने इंटीमेट नहीं की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिनों में हो जाएगी तो कुछ बढ़िया ही रहेगा। तो इसका मतलब आपकी जो भी वैकेंसी होगी वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी टेंटेटिव है। तो टेंटेटिव केस में बहुत कम होता है कि कम हो, लेकिन अब ये केस में बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें एक दो डिपार्टमेंट ने तो अपनी शो ही नहीं करी है।
आपका जो भी एज रिलैक्सेशन रहेगा या फिर जो भी रिजर्वेशन रहेगा, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, ठीक है, PWD, तो जो भी रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला रहेगा, ठीक है, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस का रहेगा जो वो चीज़ मान्य करते होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और बता दूँ, सिविल इंजीनियर के लिए ये कुछ डिसेबिलिटीज़ और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए ये कुछ डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन में एलिजिबल है, ठीक है, तो जो भी आपको जो भी डिसेबिलिटीज़ हो तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, द पोस्ट ऑफ जूनियर सिविल इंजीनियर नोटिफाइड दैट द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन आर नॉट आइडेंटिफाइड एज सुटेबल फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड पर्सन। जो BH कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट नहीं है, इन तीनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, तो ये इन्होंने कह दिया। बाकी मेरे ख्याल से जो भी चीज़ है वो चीज़ उन्होंने ऊपर एवं बता दी है कौन कौन सी वाली एलिजिबल, ठीक है। और एक और चीज़ जो कि मैंने पहले बताया था, BRO के लिए केवल मेल ही कैंडिडेट हो सकते हैं। कौन कौन से एलिजिबल, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान, वो वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है। आपकी जो एज और एलिजिबिलिटी की एज के रिगार्डिंग आपकी जो एज कैलकुलेट की जा रही है वो 1/8/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी, मतलब 1 जुलाई, अभी आने वाली जुलाई, उससे एज कैलकुलेट की जाएगी। और आपका एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल कैंडिडेट के लिए और EWS के लिए 10 साल, PWD OBC कैंडिडेट के लिए 13 साल और PWD SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए मिनिमम अपने 3 साल का काम किया होगा मिलिट्री सर्विसेज में, तब उसके बाद एक्स सर्विसमैन को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल जो भी कैटेगरी के हिसाब से डिफेंस में, और दूसरा ये SC ST के लिए डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए हॉस्टलिटी के लिए 8 साल है। तो ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, तो आपकी जो भी कैटेगरी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी, फीस बता दी। फीस इसकी मैं आपको बता दूँ, 100 रुपीज़ लगेगा। मैंने फीस के बारे में आपको नहीं बताया था, पर इसकी जो फीस है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसको मैं आपको ये देखो आपको बता दूँ, ऑफिस के लिए नहीं फीस लगेगी, जैसे जैसे ये सभी के लिए लगेगी, बट द वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, देखो एक सेकंड रुकना, केवल वुमेन कैंडिडेट के लिए, वुमेन कैंडिडेट और SC ST कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इन सब के लिए फीस एग्जम्प्टेड है, ठीक है। तो लगेगी किसके लिए, देखो OBC के लिए लगेगी, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर दोनों के लिए, EWS के लिए लगेगी और UR कैंडिडेट के लिए लगेगी, ठीक है। यहाँ पे वुमेन्स कैंडिडेट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो अगर UR की भी मतलब किसी भी कैटेगरी की वुमेन कैंडिडेट हो तो उनको फीस एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड मतलब कोई जीरो फीस देनी है उनको, ठीक है। और बाकी अगर मेल कैंडिडेट हो तो उसको देनी है भाई, ठीक है। पेमेंट करने का मोड सारे अवेलेबल है, आप जिससे चाहे उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट तो मैंने आपको लास्ट डेट विंडो करेक्शन की 22 और 23 खुलेगी, पर रात के 11 बजे तक, प्लीज टाइम का विशेष ध्यान रखें। आपके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो वो चीज़ कुछ रीजन वाइज है, जैसे कि CR के लिए कौन सा आता है, यूपी और बिहार, ईस्टर्न के लिए अंडमान निकोबार एंड झारखंड एंड सिक्किम एंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ठीक है। कर्नाटक KKR रीजन के लिए कर्नाटक, केरला एंड लक्षद्वीप, ठीक है। MP रीजन के लिए तो छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, नॉर्थ NER के लिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन सभी में आप पढ़ सकते हो। देखो ये रीजन है, ठीक है। NR में जैसे दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है, ठीक है। NWR में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आते हैं। तो ये रीजन है, तो जैसे कि आपकी किस रीजन में वैकेंसी निकली हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रीजन भरना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ रीजन के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपके रिगार्डिंग कुछ एक छोटी सी अपडेट और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपका जो पेपर ऑफ स्कीम क्या रहेगा, ठीक है। जो स्कीम रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी कि आपके इसमें 2 पेपर होंगे, है ना, और फिर उसके बाद आपका DV होगा, ठीक है। तो इसमें 2 पेपर के बाद आपका क्या रहेगा, जैसे लिखा हुआ 2 पेपर आर इंडिकेटेड, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपका क्या रहेगा, CBT रहेगा, और पेपर 2 भी आपका CBT वाला ही रहेगा। पेपर 1 में आपका क्या सिलेबस रहेगा, कुछ इस तरीके का रहेगा आपका, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग 50 नंबर की आएगी, और इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको केवल और केवल 2 घंटे का वक्त मिलेगा, ठीक है। और जो भी कैटेगरी के जो PWD कैंडिडेट के लिए 40 मिनट्स के लिए एग्जाम्प्टेड होता है वो चीज़ अलग है, ठीक है। और देखो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की 50 क्वेश्चन, ठीक है। और जनरल, अब यहाँ पे ये तो नॉन टैग पार्ट है, ये आपका टैग पार्ट आ गया। जनरल इंजीनियरिंग, सिविल या स्ट्रक्चर, ठीक है, ये 100 नंबर का आएगा, या फिर इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, जो भी चीज़ वो आपकी उसके अकॉर्डिंग आएगी। मतलब 100 नंबर आपका टैग आएगा, 100 नंबर आपका नॉन टैग आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। 2 आवर्स एंड 2 आवर्स में 40 मिनट्स, तो आपका जो मेन है वो आपको 2 घंटे है। ये सभी के लिए 40 मिनट्स, ये ऐसा होता है 20 मिनट्स पर आवर्स के हिसाब से कुछ फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को मिलते हैं एज स्क्राइब के पर्पज से, और फिर मतलब काम करने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए, तो ये चीज़ उनको रिलैक्सेशन मिलता है, एक तरीके कह सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 में आपका क्या रहेगा। पेपर 2 में कुछ कुछ इस तरीके का रहेगा कि जनरल इंजीनियरिंग एंड सिविल, ठीक है, मतलब केवल आपका टेक पार्ट आएगा इसमें, ठीक है। 100 क्वेश्चन 300 नंबर के आएंगे, तो कुछ इस तरीके का रहेगा, और आपको इसमें भी केवल 2 घंटे का ही वक्त मिलेगा। PWD करने के लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो चाहेंगे तो, ठीक है। अगर वो नहीं मांगना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई भी इशू हो, है ना, मैं एक चीज़ और बता दूं, आपका जो भी ये जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। आपका जो पेपर 1 और जो पेपर 2 जो दोनों रहेंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप तो रहेंगे ही रहेंगे, बट आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही हमें आपको वो लैंग्वेज में मिलेंगे आपका पेपर। दूसरा आपका डाउट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की होगी, और सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर 2 के लिए क्या रहेगा। द पेपर 2 इज अलाउड टू ब्रिंग द ऑन स्लाइड रूल
लॉगरिथम टेबल एंड स्ट्रीम टेबल फॉर पेपर 2 ओनली। ठीक है, पेपर 2 सॉल्व करने के लिए इनको स्लाइड रूल, लॉगरिथम टेबल, लॉगरिथम मतलब लॉन्ग टेबल, और स्ट्रीम टेबल पेपर 2 के लिए केवल दिया जाएगा, पेपर 1 के लिए नहीं। द फैसिलिटी ऑफ द साइंटिफिक कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल फॉर सीबीई सॉफ्टवेयर, दे आर नॉट अलाउड टू यूज सच एज फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए आप ये टूल्स वगैरह प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे आपको उसमें टैग का हो चाहे नॉन टैग का हो। ठीक है, बट सॉरी, पेपर 1 के लिए नहीं कर सकते, पर पेपर 2 के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको जो पेमेंट वगैरह होगी 100 रुपीज़ लगेंगे, केवल यूआर कैंडिडेट और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वुमेन्स कैंडिडेट के लिए या किसी भी कैटेगरी से कोई फीस नहीं लगेगी, एससी एसटी के लिए कोई नहीं लगेगी, और पीडब्ल्यूडी एक्स के लिए भी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, फिर जो भी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस के लिए, इंटरप्रेट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसका स्पेशल सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।